नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र अली के साथ कटे हुए ऊपर के होंठ और तालू के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन सर्जरीज़ की जिनके ज़रिए इस नुक्स को दूर किया जाता है, आपने बताया 9 महीने के बाद और 18 महीने से पहले ये सर्जरीज़ कर देनी चाहिए बच्चों में। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये भी तज़किरा किया था कि कभी कभी रिविजनल सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिफ़ॉर्मिटी। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी सर्जरीज़ दरकार हो सकती हैं या कितनी स्टेजेस में ये ऑपरेशन जा सकता है? अगर फुल स्पेक्ट्रम के साथ बच्चा पैदा हुआ है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ, जी। तो ये कम से कम 2 सर्जरीज हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 7 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि उसके साथ इश्यूज़ कितने हैं। ये 2 सर्जरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 3 मंथ्स पे और एक 9 मंथ पे, जी। जिसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट रिपेयर हो चुका होता है। उसके बाद देखा जाता है कि 3-4 साल की उम्र में कि आया बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो उसमें 2 इश्यूज़ एड्रेस करने होते हैं। एक होता है कि जो रिपेयर हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो कॉस्मेटिकली वो बेहतर है या नहीं है। फंक्शनली हम देखते हैं कि पैलेट का रिपेयर जो है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। टेक्निकली ये बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है और हर डॉक्टर, ये स्पेशलिटी के डॉक्टर को ही करना चाहिए। तो उसकी क्वालिटी, क्योंकि उसका तो आवाज़ से ताल्लुक़ है, उसका तो लिप का अपीयरेंस के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन पैलेट का आवाज़ के साथ, बोलने के साथ ताल्लुक़ है। तो उसकी मसल अलाइनमेंट और जो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपेयर है वो पूरी होनी चाहिए। जी। ये सब करने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन उसके कम चांसेस होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं कि एक नॉन स्पेशलिटी डॉक्टर, क्योंकि आप अंदरूनी सिंध जाएंगे या कराची से बाहर अगर हम हैदराबाद, सक्खर या उस तरफ जाएंगे जी। तो कराची के बाद हैदराबाद ही एक वाहिद शहर है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद कहीं किसी शहर में कोई प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल नहीं है। और ये कॉमन इतना है कि 500 बच्चों में से एक को हो रहा है। जब करोड़ों लाखों की बात होगी तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। 3-4 जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उससे पहले हम देखते हैं कि बच्चे में अभी कोई रिविजनल सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। एक तो होंठ के हवाले से, जो अपीयरेंस के हवाले से अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन की दरकार होती है तो वो की जाती है। जी। दूसरा ये देखा जाता है कि उसके बोलने का स्टाइल किस तरह की, वो नॉर्मल स्पीच हुई है या नहीं हुई है। जब स्पीच एबनॉर्मल हो, पैलेट रिपेयर करने के बावजूद भी एबनॉर्मल हो, तो उसको भी नॉर्मल किया जाता है। उसके 2 तरीके हैं। पहले हम ट्रायल देते हैं स्पीच थेरापी का। स्पीच थेरापिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट बोलना होते हैं सिखाते आवाज़ हैं, के, जो खासकर जो नुक्स पाए जाते हैं या पाए जाते हैं हकलाना उनके। वगैरह या नाक में जो लोग बोलते हैं जी उनको। बिल्कुल। तो उनके पास भेजते हैं। वो 6 महीने से 1 साल तक वो उस बच्चे पे मेहनत करते हैं, तो वो आवाज़ का भी बिल्कुल सही हो जाती है। कुछ परसेंटेज ऐसी है जिसमें फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसकी तादाद, उसकी परसेंटेज हम देखें तो बहुत कम है अगर सही वक्त पे पैलेट रिपेयर हुआ है तो। फिर बाद में आगे चल के जब बच्चा 7 या 8 साल का होता है तो उसके मसूड़ों का ऑपरेशन किया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि वो उसका कटा हुआ है नहीं है। ये में हम बात कर रहे हैं उस फुल स्पेक्ट्रम बच्चे की जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर डेंटिस्ट का रोल आता है, जिसमें वो जो दांत उनके ऊपर वाले वो टेढ़े हो जाते हैं तो उनको सीधा किया जाता है। इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस नहीं कर सकें अभी तक, वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और 3 महीने तक की एज जब उसके क्लेफ्ट लिप रिपेयर होता है तो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑर्थोडोंटिक्स का। वो ये होता है कि बच्चे में मैटरनल एस्ट्रोजेंस होते हैं 6 से 8 हफ्ते की उम्र तक। जी। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें नेज़ो एल्वेलर मोल्डिंग होती है, जिसमें वो ऑपरेशन नहीं करते, सिंपल टेप्स लगाते हैं, जिससे बच्चे की जो डिफ़ॉर्मिटी है जो ज़्यादा सीवियर होती है वो लेस सीवियर हो जाती है। नाक भी जो बैठी हुई होती है तो उसको उठाया जा सकता है। जी। तो ये शुरू वाले जो दिन होते हैं इसमें हम पहले नेज़ो एल्वेलर 6 से 8 हफ्ते तक पैदाइश के बाद। जी, 3 मंथ्स तक हम 6 से 8 हफ्ते तक मैक्सिमम फ़ायदा होता है, लेकिन 3 मंथ्स तक ये ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है टेप से। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो जब सर्जरी का टाइम आता है तो क्योंकि एक लेस सीवियर डिफ़ॉर्मिटी है, उसकी जब सर्जरी होगी तो उसके रिज़ल्ट आउटकम बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू वन दैट इज़ सीवियर। जी। तो फिर रिविजनल सर्जरी की भी आगे चल के कम ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जब मैंने आपको पहले बताया कि क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करने के बाद हो सकता है कि बच्चे का जो बीच वाला मुंह का हिस्सा होता है वो
अंदर अपर और ऊपर और नीचे वाले हिस्सों से के मुकाबले में वो पीछे चला जाए, तो उसके लिए भी आर्थोगनेथिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो हैं चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है कि हो बच्चे में, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग में इसका भी तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। यानी ये वो खामियां हैं जो हीलिंग में रह सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में रह जाए। उसके अलावा जब बच्चा टीन एज में आता है तो स्पेशली गर्ल्स, लड़कों को इसका प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन लड़कियों को होता है। वो ये होता है कि क्योंकि इनिशियली जो रिपेयर होता है उसमें हम कार्टिलेज या नाक की जो हड्डी होती है उसको नहीं छेड़ा जा सकता। वजह यही होती है कि उसकी फिर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वो डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ मिनिमल टिप करेक्शन की जाती है नोज़ की, मिनिमल। उसमें से 70-80% बच्चों को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 20-30% बच्चों को जो कि सीवियर किस्म के केसेस होते हैं उसमें चल के जब टीन एज में वो दाखिल होते हैं तो लड़कियाँ अमूमन नाक की सर्जरी या जिसको राइनोप्लास्टी, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कहा जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट जो है पहले दिन से लाइफ के शुरू होती है और टीन एज तक चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की सर्जरीज़ पर तखमीना कितना आ जाता है? ये डिपेंड करता है कि किस सेटअप में ऑपरेशन हो रहा है। जी, जैसे कि मैंने बताया पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन प्राइवेट सेटअप में इसके अखराजात अगर सिर्फ होंठ का ऑपरेशन, कटे हुए होंठ का ऑपरेशन किया जाए तो 40,000 से लेके 60-70 हज़ार तक इसका खर्चा आ जाता है। इसी तरह से पेलेट का भी इतना ही 40-50 हज़ार से लेके 60-70-80 हज़ार तक खर्चा आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की सर्जरीज़ के साथ कौन कौन से ख़तरे वाबस्ता हैं? मैंने जैसे बताया कि ये 30 to 45 मिनट्स की सर्जरी होती है, बहुत ही कम दौरानिए की सर्जरी होती है। और अगर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा उसका दौराना नहीं है। और आजकल एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ़ है, बहुत सेफ़ हो गया है पहले के मुकाबले में। तो मैंने अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी कि एनेस्थीसिया की वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं आया है। बहुत रेयर है, हो सकता है, जो कि इतना हो सकता है कि अगर हम रिस्क हर चीज़ में होता है, जैसे अगर हम रोड क्रॉस करें और हमें कोई गाड़ी से हमारा टक्कर लग जाए तो ये रिस्क होता है, हम रोड क्रॉस करना छोड़ते नहीं हैं, और यही रिस्क आप समझ लें कि इसकी सर्जरी में भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर सही वक्त पर तवज्जो नहीं दी जा सकी, जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जन्स का भी फुकदान पाया जाता है। गांव देहातों में ऐसे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं अपनी इसी खामी के साथ। तो उनके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उम्र के किसी और हिस्से में या टीनेजर्स के आसपास ये बच्चे अगर सामने आते हैं या उनके वालिदैन इस तरफ तवज्जो देना चाहते हैं तो क्या इलाज की नौइयत तब्दील हो जाती है? नहीं, इलाज की नौइयत तब्दील नहीं होती, रिज़ल्ट्स तब्दील हो जाते हैं, स्पेशली क्लेफ्ट पैलेट में। किस हद तक? बहुत हद तक। अगर क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन बाद में किया जाए तो उसकी आवाज़, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वी कैन नॉट ऑपरेट अपॉन द हैबिट्स ऑफ द पेशेंट। जी, तो आदतों के ऊपर तो ऑपरेशन नहीं किया जाता। जब वो बोलने की आदत ही उनकी एबनॉर्मल हो चुकी है तो उस पर ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन बच्चों को भी, उन पेशेंट्स को भी ऑपरेशन करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक तो पहला स्टेज है कि मैकेनिकल डिफेक्ट जो है उसको पहले सही किया जाए ताकि एक मैकेनिज़्म नॉर्मल मिल जाए। अब जो उसकी हैबिट एबनॉर्मल बन चुकी है, एबनॉर्मल स्पीच बोलने की बन चुकी है, उसके लिए भी हल मौजूद हैं। कुछ नॉन सर्जिकल हैं, कुछ सर्जिकल हैं। नॉन सर्जिकल में स्पीच थेरापी है, लंबे अरसे तक स्पीच थेरापिस्ट से उसकी मुलाकात कराई जाए, उसकी वर्जिश कराए, सेशंस होते रहें तो उससे उसकी आवाज़ पे फ़र्क आ जाता है। अगर फिर देखा जाता है कि अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर उसकी सर्जरी भी की जाती है, जिसमें वो गैप जो कि रह जाता है, अगर हम पैलेट के पीछे और फेरेंक्स के बीच में जो गैप रह जाता है उसको भी सर्जरी से भरा जा सकता है। तो जब वो गैप ही नहीं होता तो एयर जाती नहीं नोज़ में, तो वो फिर नॉर्मल बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मल्टीपल सर्जरीज़ और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कटे हुए होंठ और ताल्लुक़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।